आइए विस्थापन को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। यह प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन। या कह सकते हैं हम सरल भाषा में कि वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच लघुत्तम पथ। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यह पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। आइए समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को। लेट ए कोई पॉइंट ए है, ए कोई पॉइंट ए है एंड ए कोई पॉइंट बी है। किसी व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे उसने गति की, चलते 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 हुए बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो ये जो है इसे हम बोलते हैं पाथ लेंथ, PATH, पाथ लेंथ। इतनी दूरी उसने तय की, इस पाथ लेंथ को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस। ये था इसका प्रारंभिक बिंदु। यहां से इसने चलना शुरू किया किसी ऑब्जेक्ट ने। ये था अंतिम बिंदु। डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन कहती है कि वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच का लघुत्तम पथ, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये लघुत्तम पथ, इसे ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये होगी डिस्टेंस। पाथ लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं और दो बिंदुओं के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम वेक्टर में समझें, वेक्टर रूप से, लेट ये कोई ग्राफ है इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई कण यहाँ पर था, उसकी प्रारंभिक स्थिति किसी कण की यहाँ थी, इस तरीके से। इसे हम मान लेते हैं आर वेक्टर, R1 वेक्टर। और इस कण ने गति की और कण यहाँ पहुंच गया, तो इसकी जो प्रारंभिक स्थिति इस कण की यहाँ थी और फाइनल पोजीशन इस कण की यहाँ होगी। इसे हम R2 वेक्टर बोल देते हैं। अब इन दोनों के बीच जो विस्थापन सदिश है इस तरीके से आएगा। विस्थापन सदिश इसे हम बोल सकते हैं, ये O ओरिजिन, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। तो AB वेक्टर, ये क्या हो गया? AB वेक्टर विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश। R2 वेक्टर को हम OB वेक्टर भी बोल सकते हैं और R1 वेक्टर को हम R1 वेक्टर को हम R1 वेक्टर को हम OA वेक्टर भी बोल सकते हैं। हमें विस्थापन सदिश निकालना है AB वेक्टर। AB वेक्टर जो होगा फाइनल पोजीशन, यानी कि OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, OA वेक्टर। इसी तरीके से अगर हम देखें, AB वेक्टर को हमने, AB वेक्टर को हम डेल्टा R वेक्टर भी बोल सकते हैं और OB वेक्टर को हमने नाम दिया था R2 वेक्टर, R2 वेक्टर। सो एंड ये R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। एग्जांपल हम लेते हैं किसी वस्तु की जो इनिशियल पोजीशन के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 3, इनिशियल पोजीशन के जो निर्देशांक हैं 3 to 1 दे रखे हैं और फाइनल पोजीशन के दे रखे हैं 5, 3, 4 मान लेते हैं। लेट, अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, हमसे बोल रखा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें निकालना है, सो हमें निकालना है डेल्टा आर वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर जो होगा वो होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो R2 वेक्टर को हम मान सकते हैं, अगर हम देखो 5, 5 माइनस 3 आई कैफ प्लस 3 माइनस 2 जे कैफ और 4 माइनस 1 के कैफ, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 के कैफ। ये थोड़ा सा वेक्टर का खेल है यहाँ पर। 5 में से 3 गया 2 आई कैफ प्लस
3 में से 2 गया 1 जे कैफ प्लस 4 में से 1 गया 3 के कैफ। तो डेल्टा आर वेक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा 2 आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस 3 के कैफ। इस तरीके से अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना है, मैग्नीट्यूड परिमाण जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो निकालेंगे तो डेल्टा आर वेक्टर इस तरीके से। सो इसको हम निकालेंगे ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 और 10 और 4 14 अंडरूट 14 मीटर। ये हमें प्राप्त हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर। इसी तरीके से हम विस्थापन को थोड़ा और समझें। ये हो गया, इस तरीके से हमने निकाला यहाँ पर से वेक्टर फॉर्म में हमने समझा विस्थापन को। अभी हमने विस्थापन को समझा, अब हम थोड़ा सा डिस्टेंस के बारे में भी समझते हैं। उसके बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच अंतर को समझेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। डिस्टेंस क्या होती है? किसी दिए हुए समय अंतराल में कण द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई को दूरी कहा जाता है। तय की गई दूरी एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, यानी कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। मान लो कोई ए पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, इस तरीके से गति करते हुए वह बी बिंदु पर पहुंचा, तो इसकी ये जो लेंथ है इसे पाथ लेंथ बोलते हैं। पाथ लेंथ को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि पथ लंबाई हिंदी में जिसे बोलते हैं पथ लंबाई, इसे ही हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और ए और बी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के जो लघुत्तम पथ है इसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, और डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से हम जो डिस्प्लेसमेंट है यह पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन जो डिस्टेंस है ये क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यह इनके बीच का अंतर हो गया। अब हम कुछ बिंदु पर चर्चा करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, नोट करके हम लिखेंगे। नोट, मान लो कोई फर्स्ट पॉइंट में लिखा रहा हूं along straight line, along straight line, सरल रेखा में जैसे हम बोलते हैं, एक कोई ए से बी तक कोई कण ने गतिमान किया, एकदम सरल रेखा में इसने गति की इस तरीके से, तो इसमें जो होगा डिस्टेंस किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा सरल रेखा में। ये याद रखना पड़ेगा, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। स्ट्रेट लाइन में, अगर स्ट्रेट लाइन में कोई कण गतिमान है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। सेकेंड, अगर कर्व्ड पाथ है, घुमावदार पथ है, इस तरीके से ए से बी कोई बिंदु गया, कर्व्ड इस तरीके से, तो ये तो होगी डिस्टेंस। ये होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। इस स्थिति में क्या होगा? जो डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस हमेशा किससे बड़ा होगा? डिस्प्लेसमेंट से। इन जनरल में अगर मैं लिखूं, कहने का तात्पर्य क्या है? इन जनरल जो डिस्टेंस होगा वह डिस्टेंस अपॉन जो डिस्प्लेसमेंट होगी वह या तो बड़ा या एक के इक्वल होगा। इस तरीके से ये हमारा एक नोड बन गया। यहाँ से निकाला हमने इसे, क्योंकि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, तो इन जनरल में डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। नाउ एक पॉइंट और यहाँ पर हम ऐड ऑन करेंगे, एक पॉइंट ऐड ऑन कर रहे हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डिस्टेंस जीरो है तो इसका अर्थ क्या है? डिस्टेंस जीरो है तो इसका सीधा तात्पर्य है डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट
हमेशा क्या होगी, जीरो होगी होगी। साथ ही डिस्टेंस जीरो का अर्थ है कि कण जो है, कण क्या है, विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, यानी कि जो कण है पार्टिकल इज एट रेस्ट इंग्लिश में। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगी, इसका दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो निकलता है कि जो पार्टिकल है, कण जो है रेस्ट में है, पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट, यानी कि कण रेस्ट में है। लेकिन एक ये होता है पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल रिटर्न्स बैक इनटू बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, यानी कि कण अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आया। डिस्टेंस जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ही, यानी कि कण विरामावस्था में है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसके दो अर्थ निकलते हैं, या तो पार्टिकल इज एट रेस्ट यानी कि कण विरामावस्था में है, या पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, यानी कि कण अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आया। आज की इस वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना और डिस्टेंस के बारे में जाना, उन दोनों के बीच अंतर को जाना। फिजिक्स की दो जो इम्पोर्टेंट हैं, फिजिक्स में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।